हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर। इसके बाद चर्चा होगी पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी बेसिन में आपदा के मद्देनजर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा? ऑप्शंस हैं आइडियल, पीएनसी इंफ्राटेक, आईआरआई रुड़की या फिर इंडिया बुल्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआरआई रुड़की। रुड़की स्थित सिंचाई अनुसंधान संस्थान यानी आईआरआई, इसके द्वारा गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी बेसिन में बाढ़ से बचाव हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो इस गंगा नदी बेसिन में गोमुख से गंगा सागर तक जितनी भी नदियां होंगी उन सभी को इसके लिए चयनित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आईआरआई को अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु उत्तराखंड की नदियों में आधुनिक उपकरण स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। ये जो ऑटोमेटिक उपकरण होंगे ये सैटेलाइट तकनीकी का यूज़ करेंगे और इसके थ्रू रियल टाइम में जनियों के जो नदियां हैं उनके जल स्तर के आंकड़े इकट्ठे करेंगे, बारिश के आंकड़े इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद इन आंकड़ों को डाटा सेंटर जो एक रुड़की में बनाया जा रहा है वहाँ पर भेजा जाएगा। अर्थ रिसीविंग स्टेशन जो जयपुर में है वहाँ पर भेजा जाएगा, और केंद्रीय जल आयोग दिल्ली को भी भेजा जाएगा। और उसके बाद इन आंकड़ों पर जो है फोरकास्टिंग की जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर किसकी? बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी की जा सकेगी। आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र उससे प्रभावित होंगे, और इसमें जो है एक रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम हाइड्रोमेट नेटवर्क, इसकी सुविधा के तहत यह भी पता लगाया जा सकेगा कि इस बाढ़ का पानी कहाँ तक फैलेगा, और उसके आधार पर जो है लोगों को वार्निंग दी जा सकेगी और सुरक्षा योजनाएं भी चलाई जा सकेंगी। इस परियोजना के तहत राज्य की प्रमुख नदियों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर, ऑटोमेटिक रेन गेज और स्नो गेज भी लगाए जाएंगे। इसके आधार पर ही ये भविष्यवाणी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान में विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी में, औली में, मुनस्यारी में या फिर पिंडर घाटी में। सही आंसर है औली में। चमोली जिले के औली में ये विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता रहा है। इससे पहले भी फरवरी 2019 में भी किया गया था। फरवरी 2021 में चमोली जिले के औली में विंटर गेम्स का आयोजन किया जाना है, और इसके लिए आजकल वहाँ पर जो है आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग के लिए निर्मित जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं और बबल सिस्टम है उनमें सुधार का कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध आदि बद्री मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, चमोली में या टिहरी में। सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जिले में है आदि बद्री मंदिर। चमोली जिले में स्थित आदि बद्री मंदिर के कपाट 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खोल दिए गए हैं। ये आदि बद्री मंदिर है और ये हाल ही में कपाट खोल दिए गए हैं, उसका चित्र है। इस दौरान महाभिषेक के लिए सप्त स्रोतों से एकत्र किया हुआ जल प्रयोग किया जाता है। आदि बद्री जो धाम है वो केवल 1 माह के लिए शीतकालीन जो बंद रहता है कपाट, उसके केवल पौष मास में 1 माह के लिए बंद रहते हैं, और उसके बाद मकर संक्रांति के दिन मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। आमतौर पर इस दौरान 1 सप्ताह तक मेला चलता है, वहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से केवल 1 ही दिन का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डार्क नेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं हाई स्पीड नेटवर्क से, लो स्पीड नेटवर्क से, साइबर अपराधों से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से। और सही आंसर है ऑप्शन सी, साइबर अपराधों से इसका संबंध है डार्क नेट। वेबसाइट हैकिंग,
मादक पदार्थ या हथियारों की तस्करी और भी जो बड़े बड़े अपराध हैं उसके लिए आजकल साइबर अपराधियों द्वारा डार्क नेट का सहारा लिया जा रहा है। फ्रेंड्स, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सरफेस वेब और एक होता है डार्क वेब। इनमें से जो सरफेस वेब है उसमें मौजूद जो जानकारी होती है उसको किसी भी सर्च इंजन से, जैसे गूगल के सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं या और भी सर्च इंजन यूज़ करते हैं, तो उनसे आसानी से इनको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं, तो ये सारे इनकी जो जानकारी रहती है वो सरफेस वेब में मौजूद रहती है, इनको हम भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो www का दूसरा भाग है डार्क नेट वाला, इसको डार्क वेब भी कहते हैं, ये बहुत रहस्यमय है। इस तक जो है पहुंच वो आसानी से नहीं हो पाती है, यानी कि जो वेबसाइट्स का जो एड्रेस है उस एड्रेस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हम क्या अभी तक जो है साइबर पुलिस के पास भी ऐसी सिस्टम्स नहीं है कि वो डार्क वेब वाले पार्ट तक पहुंच सकें। साइबर अपराधियों द्वारा इसी डार्क नेट के माध्यम से साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। एक शोध के अनुसार हम संपूर्ण वेब का हम जो यूज़ करते हैं वो केवल 4% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी का 90% जो हिस्सा है वो अभी तक हमारी पहुंच से बाहर है, और डार्क नेट के फॉर्म में, इसको डार्क नेट भी कहते हैं, डीप नेट भी कहते हैं, डार्क वेब भी कहते हैं, डार्क नेट भी कहते हैं, तो ये सब इसके नाम है। तो 96% लगभग हिस्सा है वो अभी तक यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी डार्क नेट वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी के मामले उत्तराखंड के कई स्थानों पर आए हैं, साथ ही देश के अन्य भागों में भी दर्ज किए गए हैं। देश में यहाँ पर बात कर लें कि देश में रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो कोरोना टीकाकरण है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल बनाया गया है, इसके थ्रू ही रजिस्टर होना है। और जो इस तरह से ऑनलाइन अगर कोई कह रहा है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो केवल धोखाधड़ी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान में डॉपलर वेदर राडार स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? ऑप्शन हैं सुरकंडा में, लैंसडाउन में, मुक्तेश्वर में या फिर रुड़की में। और सही आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तेश्वर में किया गया है। तो ये है डॉपलर राडार स्टेशन मुक्तेश्वर में। मौसम विज्ञान विभाग की 146वें स्थापना दिवस पर 15 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड हिमालयन मीटियोलॉजी प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड में 3 स्थानों पर, एक नैनीताल के मुक्तेश्वर में, दूसरा टिहरी के सुरकंडा में और तीसरा पौड़ी के लैंसडाउन में, यहाँ पर डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। अब इनमें से जो मुक्तेश्वर वाला है इसने काम करना शुरू कर दिया है डॉपलर रडार स्टेशन ने, और कल ही इसका उद्घाटन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो डॉपलर रडार स्टेशन है इसका उपयोग जो है बादल, बारिश फटना, तूफान और इसके अलावा मौसम की अन्य जानकारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाएगा। ये 360 डिग्री एंगल पर घूम के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में अपने चारों ओर ये मौसम की सूचना इतने क्षेत्र में दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? सही आंसर इसके ऑप्शन हैं 7, 5, 1 या 2, और सही आंसर है ऑप्शन सी 1, यानी पहली रैंक है भारत की। तो जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के आधार पर भारत का स्थान प्रथम है। और अगर बात करें जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में तो इसमें भारत का 9वां स्थान है, यानी जितने एरिया में जैविक खेती हो रही है उस एरिया की बात करें कि कितने एरिया में हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग तो 9वां स्थान है। और हम गिनती के आधार पर, किसानों की गिनती के आधार पर करें तो पहला स्थान है। यहाँ पर साथ ही बात करें कि सिक्किम जो है वो पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला विश्व का पहला राज्य है। 2016 में इसको घोषित किया गया था जैविक राज्य के रूप में। और इसके साथ ही त्रिपुरा, उत्तराखंड और ये भी जैविक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा या नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना हुआ प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। ये है गाय से के गोबर से बना हुआ प्राकृतिक पेंट, वैदिक पेंट भी इसको कहा जा रहा है। इस पेंट को खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा
विकसित किया गया है। ये खादी इंडिया इस पर लोगो बना हुआ है। और साथ ही इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये डिस्टेम्पर पेंट के रूप में भी अवेलेबल है और इमल्सन पेंट के रूप में भी अवेलेबल है। और इसकी जो अवधारणा आई वो चूँकि भारत के गांव में जो है गोबर से फर्श और दीवारों को लीपने का कार्य इससे पहले भी किया जाता रहा है, तो इसी से इसकी अवधारणा का विकास हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, भारत में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस हेतु किस देश को चुना गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, सिंगापुर को या चीन को। और सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश को चुना गया है। ये जो महोत्सव है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका 51वां संस्करण ये 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में इसको आयोजित किया जाएगा। और इस बार इसके लिए जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश को चुना गया है। इसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश की फिल्मों को इसमें दिखाया जाएगा। इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की 4 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें ये 4 कौन कौन सी फिल्में हैं? तनवीर मुकम्मल की जिन बोधली है, जाहिदुर रहीम अनजान की मेघ मल्लार है, रुबायत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन है और सिंसियरली योर्स ढाका भी की है। फ्रेंड्स, बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तो इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। और इसका जो उद्देश्य है वो विश्व में जो भी सिनेमा हैं उनके लिए एक समान मंच मुहैया करना है, ताकि जो है पूरे विश्व की जो फिल्में हैं उनका प्रदर्शन पूरे विश्व के लोगों के समक्ष किया जा सके, कला का प्रदर्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कौन सा तटीय रक्षा अभ्यास किया गया है? ऑप्शन है ट्रोपेक्स, सी विजिल 21, पासेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन सी विजिल 21। यह अभ्यास हाल ही में किया गया है। इंडियन नेवी द्वारा 12 से 13 जनवरी 2021 को दूसरी बार तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 किया गया। पहली बार 2019 में किया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए इस अभ्यास में 7,516 किलोमीटर का समुद्र तट शामिल है। और इसके अलावा ये जो है सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारकों को भी इसमें शामिल किया गया है। इनमें जैसे समुद्र के तट पर जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, नाविक लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि जो समुद्र के तटों की रक्षा है उसका उत्तरदायित्व तो सभी लोग मिलके संभाल सकें। इनको भी अगर कोई समुद्र तट के आसपास ऐसी कोई घटना की जानकारी होती है जो कि संदेहात्मक है, तो ये नाविक लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, वो भी भारतीय नौसेना को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। ये जो अभ्यास है वो समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में तैयारी के आकलन हेतु किया जाता है। जनवरी 2019 में शुरू किया गया सी विजिल 21 अभ्यास भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। तो ये पॉइंट आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान में, इटली में, इजराइल में या फिर पुर्तगाल में। और सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाल में। डिटेल देखते हैं। ये है मनीष चौहान। इन्हें भारत सरकार ने पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। मनीष चौहान इससे पहले भारतीय विदेश सेवा IFS के 1994 बैच के अधिकारी रहे और इससे पहले ये मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। बात करें पुर्तगाल की तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यहाँ की यूरो और पुर्तगाल में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। प्रधानमंत्री वर्तमान में है एंटोनियो कोस्टा। तो फ्रेंड, पुर्तगाल के बारे में बात करें तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये आपको जानकारी पहले से ही होगी। पिछले वर्ष 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने भी भारत की यात्रा की थी। और साथ ही अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दौरान पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ये भी भारत आए थे। और साथ में यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं कि जो गोवा है, भारत का गोवा क्षेत्र है, ये 1961 तक पुर्तगाल के ही अधिकार में था। इसको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसीलिए 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की।
ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस स्थल का एक प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर था? और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नाम हैं वर्षा भंडारी, विकास थापा, प्रिंस परिहार, यशी बोहरा, अशोक कोहली, ललित सिंह बिष्ट, अजय उपाध्याय, दीप बेडवाल, सुदीप राणा, जीवन जोशी, अमित नेगी, कुसुम बिष्ट, हिमांशु सिंह धामी, दीपी पुनेठा, पंकज सिस्टल, दिशा निशा, रविंद्र कुमार, निशा गोस्वामी, वीरेंद्र रौतेला, साहिब अहमद, रीतिका गोस्वामी, अनीता चंद, विजय कश्यप, एस रवि पवार, लखविंदर सिंह, चंद्रप्रभा, मनोज रावत, विवेक पनेरू, जय आर्या, प्रियंका अग्रवाल, आयुषी शर्मा, प्रीति नेगी, रोशन चौधरी, प्रियंका पाटनी, ईशा तोमर, अमर चौधरी, हेमराज गेड़ा, जोशी सरिता, हर्षिता नेगी, दीपिका रावत, ललिता पेनवाल, हेमा रावत, खतीजा मलिक, बिट्टू कुमार, शीतल गोस्वामी, मुनीश कुमार, गीता गिरी, शिल्पी बिष्ट, बब्बी बोहरा, जेसी लाइफ, अंकित सिंह, मंजीत बिष्ट, पम्मी कंडारी, रंजना, देव लामा, धीरज कुमार, अंकित कुमार आर्या, विजय लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हेमचंद्र और माधुरी गुसाई। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर और उत्तर का वाराणसी आदि नामों से भी जाना जाता है। बागेश्वर का जो प्रथम पौराणिक परिचय मिलता है वो मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड में, और ऐतिहासिक रूप से इसका प्रथम परिचय कत्यूरी सम्राट भूदेव के शिलालेख से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, गढ़वाल का इतिहास इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं बद्रीदत्त पांडे, यशवंत सिंह कटोच, हरिकृष्ण रतूड़ी या फिर यशोधर मठवाल। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स की वीडियो को और अधिक यूज़फुल बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हैं, यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो ये सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।